प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। एक इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि कब्ल अज़ वक्त सेनेट इंतखाबात। अब अगर आइनी मुद्दत 1 महीना है, यानी 1 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो सकते हैं, तो ये कब्ल अज़ वक्त तो ना हुए, इन्हें कब्ल अज़ वक्त कहना शायद दुरुस्त नहीं है। लेकिन हुकूमत इसको बहरहाल मार्च में इंतखाबात होते हैं, उससे कुछ हफ्ते पहले या कुछ दिन पहले कराना चाहती है। अब ये एक सवाल है कि हुकूमत ऐसा क्यों करना चाहती है, और अगर ये हो रहे हैं कुछ दिन पहले और आइनी मुद्दत के तहत के अंदर हो रहे हैं, तो इससे अपोजिशन को एतराज़ क्या है? मौलाना फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब को तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? मुस्लिम लीग नून को और PDM की में शामिल दीगर जमातों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्यों इलेक्टोरल कॉलेज तो वही है जो मार्च में होगा, वही फरवरी में होगा, वो रिज़ल्ट निकलने हैं जो मार्च में निकलने हैं, वही फरवरी में निकलने हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? ये एक बहस है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ और बहसें भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं, अगर सिंध की हुकूमत जो है वो तहलील हो जाती है, तो फिर क्या होगा? इसमें कुछ कानूनी मुशगाफियाँ हैं, कुछ इसके कानूनी पहलू हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि अब सेनेट इंतखाबात अगर चंद हफ्ते पहले यानी फरवरी में हो जाते हैं, अगरचे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि 3 मार्च से पहले किया जाए, क्योंकि 11 तारीख को, अगर 11 फरवरी को अनाउंस होने हैं तो उसके बाद 20-22 दिन तो प्रोसेस में चाहिए, तो ये लामोहल्ला मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएंगे, तो फिर मार्च के पहले हफ्ते में चले जाएंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ अब्बास साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अंदली अब्बास साहिबा। मेरे साथ अब्बास आफरीदी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार, और इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये जो जिनको कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात कहा जा रहा है, अगरचे ये कब्ल अज़ वक्त उस तरह से नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर मार्च में होना है और चंद हफ्ते पहले हो रहे हैं, तो शायद फिर तय जो हमारी एक रिवायत है उससे कब्ल अज़ वक्त हो रहे हैं। अब्बास आफरीदी साहब, क्या मसला है? अगर चंद हफ्ते पहले हो जाते हैं तो आपको एतराज़ क्या है इस पर? कोई चंद हफ्ते इसलिए नहीं हो सकते हैं कि महीने का टाइम है, उसमें शेड्यूल आएगा, उसमें कागजात जमा कराने हैं, उसमें कागजात वापस होंगे, तो ये तकरीबन 2-3 मार्च को ही होगा। और आज इलेक्शन कमीशन से भी ये बात हो गई है, महीने के टाइम में उसका प्रोसीजर है, वो सारा प्रोसीजर पूरा होगा। वही 2-3 तारीख का इलेक्शन जो हमेशा होते हैं उसी पे होंगे, कागजात नॉमिनेशन जमा होंगी, लोग फिर वापस कागजात लेंगे, उसके बाद उसका शेड्यूल होगा और उसके बाद इलेक्शन होगा। ये ऐसे ही बात है। ये काम सारा इलेक्शन कमीशन का है, इसके साथ ना कैबिनेट का काम है ना प्राइम मिनिस्टर का काम है। बस इन्होंने एक बहस छेड़ने के लिए एक बात कर दी है, और बाकी रही कि क्या होगा वो आप देख लेंगे। सिंध गवर्नमेंट नहीं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी जाएगी, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक वोट पे है और वो वोट भी जो है ANP का है, तो वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ऑलरेडी उसने इस्तीफ़ा दे दिया है अपनी लीडरशिप को, तो 2 सूबों की गवर्नमेंट वैसे ही नहीं होगी इस्तीफ़ों की वजह से, तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो ये वैसे ही एक इन्होंने एक बात के TV पे इस पे बहस मुबाहिसा, ये और कुछ नहीं है। कैबिनेट का क्या काम है इसके साथ? एक इलेक्शन कमीशन का काम है, प्राइम मिनिस्टर का इसके साथ क्या काम है? और ये जब 1 महीना पहले इसका शेड्यूल आएगा और उसमें टाइम होगा, उसमें 15-20 दिन वैसे ही गुजर जाएंगे। एक चीज अब्बास समझ नहीं आ रही, वैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो इलेक्शन नहीं होंगे, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अगर आप इस्तीफे दे देते हैं तो फिर लॉन्ग मार्च की तो नौबत ही नहीं आएगी, फिर आप लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों दे रहे हैं? हम लॉन्ग मार्च में ही इस्तीफे देंगे। लॉन्ग मार्च इधर आएगा, इस्तीफे सबसे लिए जाएंगे और हर सूबा अपनी इस्तीफे भी देगा और इधर आके हम तो मेरा वही तो सवाल है अब्बास हफीज साहब, अगर इस्तीफों से मसला आपका काम हो रहा है, मकसद पूरा हो रहा है, तो ये लॉन्ग मार्च की कष्ट काटने की जरूरत ही क्या है? अगर आप इस्तीफे दे देंगे तो फिर आपके मुताबिक तो इलेक्शन वैसे भी नहीं होंगे ना, लॉन्ग मार्च क्यों करेंगे? हमारा सेनेट इलेक्शन का इशू नहीं है, सेनेट इलेक्शन गवर्नमेंट की बात है। हमारी इस गवर्नमेंट से इमरान खान से जान जोड़ाने की बात है। सेनेट इलेक्शन का हमारा कोई वो एजेंडा या वो किस्सा नहीं है, ये तो एक गवर्नमेंट ने बना दिया है। हमारे लिए इस गवर्नमेंट से जान छोड़ाना, जो मुल्क के हालात हैं, जो हालात बन चुके हैं और जो स्टेप इस गवर्नमेंट ने ले लिए, इस्तीफे देने से हुकूमत नहीं जाएगी। अगर 2 सूबों की हुकूमत तहलील हो जाती है तो हुकूमत नहीं जाएगी, उसके लिए लॉन्ग मार्च करना जरूरी है। बिल्कुल हुकूमत जाएगी, जब अवामी प्रेशर आएगा। गवर्नमेंट का जाना जरूरी है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जाना जरूरी है। जो हालात मुल्क के बन गए हैं, जिस नेच पे गवर्नमेंट जा रही है और जो फैसले गवर्नमेंट कर रही है, इस कौम के लिए बेहतर नहीं। ठीक है, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं जी? जरा पहले सुनवाता हूँ अंदीब अब्बास साहब के पास। वो कह रहे हैं 2-3 मार्च से पहले मुमकिन ही नहीं है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। 11 फरवरी से पहले
अगर इलेक्शन शेड्यूल दिया जाता है सेनेट का तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अव्वल तो हमें ये उम्मीद नहीं है इलेक्शन कमीशन से कि वो इस किस्म का कोई गैर कानूनी इकदाम उठाए, और अगर 11 फरवरी को ही देना है शेड्यूल तो उसको जितना मर्जी से कम कर ले। उसमें जो है वो तकरीबन कोई जो है वो 20-22 दिन है वो तो लेने ही लेने हैं, तो वो क्या करेंगे 8 मार्च की बजाय 3 मार्च को अगर हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क। जी अलीम साहब, 11 से पहले शेड्यूल आ नहीं सकता, 11-12 को अगर शेड्यूल आता है तो ज़ाहिर 20-22 दिन तो प्रोसेस में लगेंगे, और अगर ऐसा होता है तो मार्च की 3 तारीख को हो जाएगा 8 की बजाय, क्या फ़र्क पड़ जाता है इससे? तो ये कबल वक्त क्या आप करा रहे हैं आप, यानी फरवरी में कैसे कराएंगे? शुक्रिया असद। इसमें देखें, ऑपोजिशन का इस वक्त वो हाल है कि ना उनको पता है कि लेफ्ट मोड़ना है ना राइट मोड़ना है, बंद गली में वो पहुंच गई। और इसका जो नतीजा ये है कि अब वो डेस्परेशन में हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो लाहौर का जलसा था, आपके प्रोग्राम में आके, हर प्रोग्राम में आके इन्होंने बैठ के कहा कि रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है, या आर या पार, रेफरेंडम है आर या पार। तो वो पार हो गया, पाश हो गया, रेफरेंडम आ गया, और इनके बिल्कुल ठप्पा लग गया पीडीएम पे लाहौरियों की तरफ से, रिजेक्टेड, क्योंकि ये आ रहे थे अपने जाती मफाद के लिए। और जाती मफाद क्या है कि जी केसेस बंद करें। अब अगर अवामी मफाद के लिए आते तो अवाम इनके साथ खड़ी होती। अगर आपने सर्वेस देखे, और वो इनके फेवरेट सर्वेस भी उस पे हैं जो इनके अपने बंदे करते हैं, गैलप के, ये वो सारे सर्वेस में वो कई जा रहे थे कि जी 60% से लेकर 80% लोग कहते हैं कि जी ये अवामी मफाद के लिए नहीं आ रहे, ये अपने जाती मफाद के लिए आ रहे हैं, और ये जलसे नहीं होने चाहिए। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रेफरेंडम का था, रेफरेंडम हो गया। अब ये कौन से अवामी प्रेशर की बात करें, ये कौन से बाकी चीजों की बात करें? हम एज अ हुकूमत चाहते हैं, हमारे पास 2 इश्यूज हैं बहुत क्लियर। एक तो ये कि जी हमने सेनेट के अंदर फैटफ के अभी भी कुछ बिल्स हैं और कुछ तरामीम हैं जो हमने करवानी है, क्योंकि ये नहीं करते फैटफ को। इन्होंने हमें फैटफ में डाला, पाकिस्तान के मुंह पे धब्बा लगाया ग्रे, हमने बचाया काला धब्बा लगने से, ये वॉकआउट कर गए, और इन्होंने सेनेट में जाके उनको रोका। फिर हमने ज्वाइंट सेशन बुलाया और उनको पास करवाया। अब आपको पता है कि फैटफ का सेशन दोबारा आ रहा है, फाइनल रिव्यू जो आ रहा है वो मार्च में आ रहा है, और हमने पूरी कोशिश करनी है कि उससे पहले हमारे ये बिल्स पास हो जाएं, ताकि पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो इन्होंने धब्बे लगाए हैं, वो हम साफ कर दें और पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर हो। क्योंकि आपको पता है फैटफ की वजह से हम पे तकरीबन सैंक्शंस का माहौल होता है, हम कोई चीज आजादी से नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इनकी वजह से तो आप ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन जो आप कर रहे हैं ये सियासी वजूहात इसकी नहीं है, बल्कि फैटफ की कानून साजी के लिए आप ये कर रहे हैं, और अगर ये मौजूदा सेनेट कर देती तो आपको ये करना ना पड़ता, ये कह रही हैं आप? देखिए, हम तो अपना प्रोसेस कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के मफाद में जो जो चीजें हम पूरा ट्राई करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है, हमें गाइड करें। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ये अप्रैल में होना है, मार्च में होना है, इलेक्शन कमीशन कहती है, तो हम वो ही करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ये जल्द अज जल्द हो, ताकि पाकिस्तान के मफाद में जितने भी हमने लॉ मेकिंग करनी है, पाकिस्तान पे जो इन्होंने धब्बे लगाए हैं उनको साफ करवाना है, तो हम उसको जल्द से जल्द करा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती है ये जो इन्होंने की है। औरिया साहब, अगर ये मार्च में होने हैं इलेक्शंस तो वही ऑपोजिशन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज वही है, अगर फरवरी में होने हैं, इस्तीफे नहीं आते तो वही इलेक्टोरल कॉलेज है। आपके ख्याल में ऑपोजिशन को क्या एतराज़ है कि मार्च की बजाय चंद 2 हफ्ते पहले हो जाएं? ऑपोजिशन को इससे क्या मसला होगा? देखिए, मसला सारा यह है कि अपोजिशन का मामला ये है कि वो यहाँ पर दिसंबर में जमा होते होते वो जनवरी में चले गए हैं, 31 जनवरी तक चले गए हैं। अगर उन्होंने वाकई इस्तीफे देने हैं और गवर्नमेंट को कहीं रोकना है तो अभी दे दें, अभी इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ दें। मतलब वो तो 31 जनवरी तक क्या, उन्होंने अपना एक शेड्यूल बना लिया कि मैं 31 तक जाना, अगर वाकई वो इसमें सीरियस है। पहली बात तो ये है कि जो मेरे सामने इलेक्शन रूल्स खुले हुए हैं, इलेक्शन रूल्स के तहत सूरत हाल ये है
कि आपको 1 महीने के अंदर इलेक्शन कराने, शेड्यूल की अनाउंसमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है आपको उसके अंदर। 1 महीने पहले के अंदर इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल उससे पहले भी अनाउंस कर सकता है, बाद में इलेक्शन जो है वो 1 महीने से पहले नहीं होने चाहिए। विच मीन्स 11 अप्रैल मार्च चले के 11 फरवरी के दरमियान आप 12 फरवरी को भी करा सकते हैं, ये इलेक्शन रूल्स कहते हैं। तो इसका मतलब है 11 से पहले शेड्यूल जारी हो सकता है। हाँ, शेड्यूल तो कोई भी शेड्यूल तो मौजूद है ना, शेड्यूल तो मौजूद है, शेड्यूल का तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप किसी वक्त जारी कर सकते हैं। इलेक्शन डेट ऑफ द इलेक्शन की बात हो रही है, एक बात तो ये पता है, शेड्यूल के बारे में कोई नहीं। इलेक्शन उस महीने के अंदर होने चाहिए, शेड्यूल तो आप 2 साल पहले भी जारी करने के मजाक। तो राना सनाउल्लाह साहब गलत कह रहे हैं, इसका मतलब है आपके ख्याल में? जी, मैं मेरे सामने रूल्स खुले। दूसरा आप आते हैं उसके ऊपर, अपना जो इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है इलेक्शंस के साथ, असेंबलियों का ताल्लुक है। और असेंबली में अगर कोरम पूरा है, उसमें हुकूमत हो या ना हो, क्योंकि सेनेट एक कंटिन्यूस अदारा है, ये उठा लें किसी भी। मैं खुद हाईकोर्ट का लॉयर हूं, अगर असेंबली में 1/4 असेंबली में लोग, इमरान खान की हुकूमत भी खत्म हो जाए तो वो 1/4 जो मौजूद होंगे ना असेंबली के अंदर, वो जो कोरम पूरा करते हैं, वो उसमें से सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूटी है। तो ये किसी ने उनको गलत। हाँ, एक बात है कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दें और फिर होगा क्या कि सिर्फ सिंध असेंबली का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो अलहदा हो जाता है, वो नहीं होगा। उसके इलेक्शन जब असेंबली दोबारा आएगी, वो एक बड़ी सी बात है। वही मौलाना फजल रहमान है कि जब मुशर्रफ के मामले में इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की जरूरत पड़ी थी और मुशर्रफ आमर को वोट देना था, तो उस वक्त तो इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने से मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया था। उनका था नहीं, हम केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़ेंगे, और वो वर्दी में इलेक्ट हो गया था इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि अगर वो तोड़ देते तो कम से कम उसका पूरा इलेक्टोरल कॉलेज पूरा न होता। सेनेट के इलेक्शन का कॉलेज जो है वो ये एक हिस्सा जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, बाकी चलता रहेगा। जी, इरशाद आरिफ साहब, इस्तीफे आएंगे? देखें जी, मेरा तो नहीं ख्याल, अभी तक जो मेरी इत्तला है वो ये है कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल तैयार नहीं है इस्तीफे देने के लिए। इवन वो सिंध हुकूमत तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जितना भी जोर लगा लें, जितना भी बातें कर लें, तो बिलावल साहब, अगर बाज लोग ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब चाहते हैं कि हमें अपोजिशन का भरपूर साथ देना चाहिए, जरदारी साहब उनको रोक रहे हैं। सर, बिलावल का ही तो ये स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं दमादम मस्क कलंदर होगा, और अगर सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो इमरान खान को घर भेजने के लिए मैं दे दूंगा। बिलावल साहब अगर फैसला साज पोजीशन पे आ चुके हैं पीपल्स पार्टी में, तो वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में बिलावल साहब अभी भी हैं कि उनके मुकम्मल गिरफ्त हो पार्टी पर और उनके फैसले चलते हों। होगा यही, आज के दिन की सूरत हाल ये है कि वही होगा जो जरदारी साहब चाहेंगे, और जरदारी साहब जानते हैं कि सिंध हुकूमत तोड़ने का क्या मतलब है। सिंध हुकूमत अगर वो तोड़ देते हैं, इस्तीफे वो दे देते हैं, इलेक्शन जो सेनेट के हैं वो तो शायद फिर भी हो जाएं, लेकिन उसके नतीजे में जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें जो नुकसान पीपल्स पार्टी को उठाना होगा, और उस अरसे में जो नुकसान, माली नुकसान जरदारी खानदान को उठाना होगा, वो अफोर्ड नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल, जो भी सूरत हो, जरदारी साहब की वही पोजीशन होगी जो 2007 में मौलाना फजल रहमान की पोजीशन थी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया था, अपोजिशन से मिलकर फैसला किया था कि हम इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आखिरी वक्त पे मौलाना फजल रहमान पीछे हट गए थे, और उनके हटने की वजह से आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने भी इस्तीफे नहीं दिए थे। यानी वो जो APDM बना था लंदन में, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, उसमें यह तय हुआ था कि जी परवेज मुशर्रफ को वर्दी में किसी सूरत सदर मुंतखब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन दोनों पार्टीज ने, यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल का ग्रुप जो था मौलाना फजल रहमान का, और APDM का जो ग्रुप था जरदारी साहब का, दोनों ने उस इलेक्शन में इस मानों में हिस्सा लिया कि वोट तो परवेज मुशर्रफ को नहीं दिया, लेकिन इस्तीफे नहीं दिए। इलेक्टोरल कॉलेज जो था परवेज मुशर्रफ का वो मौजूद रहा, और उस इलेक्शन के दिन मौलाना फजल रहमान तो खैर शरीक रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट कर दिया और वॉक ओवर दे दिया परवेज मुशर्रफ को। अब भी यही सूरत हाल होगी।
मेरे नुक्ता नज़र से, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजज़िये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ये चाहेगी, अपोजिशन को रोकने की कोशिश करेगी और ऐन मुमकिन है किसी मौके पर खुद मुस्लिम लीग नून भी तैयार हो जाए, उसी बात पे आ जाए जो जरदारी साहब कह रहे हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो अपनी बात पे कायम नहीं रहते। जब लंदन में फैसला हुआ था कि 2007 के जो जमात इलेक्शन हैं उसमें कोई जमात हिस्सा नहीं लेगी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने हिस्सा ले लिया, कागजात सारे लोगों ने जमा करा दिए और महमूद खान अचकजई और हासिल पसंजो और काजी हुसैन अहमद और इमरान खान मुंह देखते रह गए। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो का वाकया हुआ शहादत का, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जज्बाती कैफियत में ऐलान कर दिया कि जी अब जो है ये क्योंकि मुशर्रफ ने कत्ल करवाया है, अब हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम बाइकाट करेंगे। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो ही कुलखानी खत्म हुई और उसके बाद मियां साहब ताज़ियत के लिए गए, जरदारी साहब ने कहा कि नहीं ये तो आप गलती कर रहे हैं, आपको हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन की, हमने तो इलेक्शन लड़ना है और बाकी जमातें लड़ रही हैं, तो आपकी वजह से इलेक्शन तो हो जाएंगे, क्रेडिबिलिटी मजरूह होगी, तो आपको हिस्सा लेना चाहिए और वो गलती नहीं करनी चाहिए जो पीपल्स पार्टी ने 1985 के इलेक्शन में की थी, जो गैर जमाती इलेक्शन थे। आप हिस्सा लें। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, यू टर्न लिया उन्होंने और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो उसके बाद एक बड़े पार्टनर के तौर पर सामने आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की चली और जो लोग मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं, तो शायद खुद नून लीग को भी अपना फैसला, दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो उनकी तादाद कोई कम नहीं है, 8, 9, 10 नहीं है, ज्यादा तादाद है। तो उनके दबाव में आकर मुस्लिम लीग नून भी ये इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन एक और पहलू है कि अगर ये इस्तीफों का ऑप्शन हुआ तो उसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम भी टूट जाएगी और मुस्लिम लीग नून में भी तोड़ फोड़ होगी, जो आज तक नहीं हुई, वो इस फैसले की वजह से हो जाएगी। और बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं अपोजिशन के, पीडीएम की में शामिल जमातें भी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अब्बास अफरीदी साहब, आपकी राय से औरिया मकबूल साहब की राय मुख्तलिफ है, शाद आरिफ साहब की राय मुख्तलिफ है और यहाँ तक के एतराज़ अहसन साहब की राय भी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि अगर आप इस्तीफे दे भी देंगे, सेनेट के इलेक्शन होंगे, सिर्फ जो सिंध से इलेक्ट होने वाले मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज ना होने की वजह से रह जाएगा अमल, और जब असेंबली आएगी तो वो भी मुकम्मल हो जाएगा, बाकी के इलेक्शन होंगे। तो आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि अगर इस्तीफे आते हैं तो सेनेट के इंतखाबात ही नहीं होंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भाई ने कहा कि जब 1/3 मेजॉरिटी होगी तो इलेक्शन होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि असेंबली ही नहीं होगी। जब वज़ीर आला पे अदम एतमाद बलूचिस्तान में आ जाएगा, जब उसके तादाद कम हो जाएगी तो वो वज़ीर आला नहीं रहेगा, तो असेंबली किधर से रहेगी और MPs किधर से रहेंगे। सिंध में जब असेंबली ख़त्म हो जाएगी तो तादाद किधर से रहेगी, कितने मेंबर और किस तरह वोटिंग होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी तादाद कम हो जाएगी और असेंबली ख़त्म हो जाएगी। जब असेंबली ख़त्म हो जाएगी तो मेंबर किधर होंगे। एक तो मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम जो तहरीक चला रहे हैं, कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को हमारे 160 बच्चे शहीद हुए थे और कबाइल जो 30-40 हज़ार शहीद हुए थे। तो एहसान को जो है इस गवर्नमेंट ने छोड़ा, जिसने कहा कि सारे कत्ल हमने किए हुए हैं। ये गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा काम नहीं किया जो इस स्टेट और प्लस इस कौम के खिलाफ न हो। आप कश्मीर को ले लें, आप खाकान अब्बासी को देख लें, जेल में है जिसने सस्ती LNG ली है और ये महंगी ले रहे हैं। हर वो काम जो ये कह रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। पूरी कौम को एक महंगाई के सैलाब में कर दिया है, आफतों पे आफत आ रहे हैं और हम फिर भी सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मुझे जवाब दें, एहसान को क्यों छोड़ा आपने? इतने बच्चों की शहादतें, वो शहादत के लिए गए थे या स्कूल के लिए गए थे? हमारे कबाइल 30-40 हज़ार लोग शहीद हुए। एहसान ने कहा कि हमने किए ये वाकयात। किसी ने टीवी पे जिक्र किया
कि क्यों छोड़ा गया। पूरा रोजाना टीवी टॉक शोज चल रहे होते। मेरी बहन ने कहा कि लाहौर का जलसा था और लाहौरियों ने अदम एतमाद किया। जब बीबीसी का प्रोग्राम इसाक डार साहब का आया था तो उस वक्त तो सारे चैनल पैमरा की पाबंदी की वजह सारे शाम चलते रहे। तो आप वही बीबीसी वही अल जजीरा फिर उस दिन भी चलाते कि नहीं जी इस तरह जलसा कभी नहीं हुआ। आप अपने इस बातों से दिल को खुश करें, ये ठीक है, वो कबूतर की तरह आप जलसे में बंद कर लें और आप देखेंगे कि आने वाले लाहौर जलसे में थे आप इस तहरीक को देखेंगे। इस मुल्क में जो शख्स इस वक्त इस कौम को इस आजाद से नहीं छुड़ाएगा और इस मुश्किलात से नहीं छुड़ाएगा तो वो शरीक हो गए इनके साथ। अब्बास हफीज साहब, आप जलसे में थे वैसे, लाहौर वाले जलसे में? बिल्कुल, मैं लाहौर के जलसे में था और मैं खुद उस पुल के ऊपर कंटेनर के ऊपर खड़ा था जहां जाम थी, ट्रैफिक गेट जाम था, ऊपर रोड जाम थे। मैं खुद उधर मौजूद था, मैं खुद कंटेनर में ही आया था और मैं ये कह सकता हूं और ये साहब की राय है कि मैंने इतना मुझे 2-2.5 घंटे और लग रहे थे। अगर मैं जाता तो मैं उधरी से उसकी उधरी कंटेनर के ऊपर देख रहा था। मुझे छोड़ दें, बीबीसी को ले ले, अल जजीरा को ले ले, इंटरनेशनल मीडिया को ले ले। अगर हमारी मीडिया का हमें पता है, नाराज ना होना भाई, आप जरा मेरी एक बात गौर, हमें पता है आप लोगों की अब्बास पता है कि आप लोग ज्यादा नहीं बोल सकते। आप लोग अगर ज्यादा बोलेंगे आपके पर जल जाएंगे। ये सारी मीडिया का पता है। अच्छा, और ये साहब की राय हमें अपनी मीडिया का पता है कि वो कितना बोल रहे हैं और कितना नहीं बोल सकते। आप इल्जाम लगा रहे हैं, हम उसके बावजूद और ये साहब पता है आपके पर चलते हैं सर। आप चीज का आपने इस वजह से कहा आपकी भी मजबूरियां हैं, आप लोगों की नौकरियां हैं। चले आप ये भी आगे आखिर बच्चे साहब अब आप थोड़ी इंसल्ट कर रहे हैं, अब आप इंसल्ट कर रहे हैं। ये अब औरिया साहब की राय इस जलसे के बाद ये थी कि मैंने इतना फ्लॉप शो नहीं देखा, तो आप कह रहे हैं कि वो मजबूरी की वजह से या खौफ के आलम में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। औरिया साहब नहीं, पहली बात तो यह है कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी मजबूरियां हैं। हमने मुशर्रफ के जमाने के अंदर जिस वक्त मैं सरकार में होता था उस वक्त बोलता रहा हूं, अब बोलता हूं मुझे कोई मजबूरी नहीं, मुझे मेरी कोई नौकरी को उसके साथ नहीं बीती हुई। आप एहसानुल्लाह एहसान के बारे में बात कर ले, आप एहसानुल्लाह एहसान के बारे में बात कर लेना। एक मिनट मैं करता हूं जी, मैं एहसानुल्लाह एहसान के बारे में भी बात करता हूं। मैं यहां बैठ के तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में भी बात करता हूं और कब से करता आ रहा हूं आपको अंदाजा ही नहीं इस चीज का। 2001 से करता चला आ रहा हूं। उस जमाने में जब नाम लेना जुर्म होता था पाकिस्तान के अंदर, मैंने उस इलाके का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। आप पता नहीं किस जगह खड़े थे, मैं हैं जी। और ये सब किधर है? हुकूमत से पूछा, मैं हुक्मरानी में तो नहीं हूं ना, जो हुक्मरान होगा उससे पूछ लीजिएगा। ये क्या बात हुई? आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त वो मुल्क में नहीं है, वो मुल्क से चला गया, गवर्नमेंट ने उसको छोड़ दिया है। अब्बास अफरीदी साहब, पहली बात तो यह है कि एहसान का सेनेट के इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? अब बात हो रही है सेनेट के इलेक्शन की। इस गवर्नमेंट का हर वो इकदाम जो इस माशरे के लिए, इस मुल्क के लिए नासूर है, उसका हर एक चीज के साथ हिसाब है। आप सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हमारे लिए गवर्नमेंट है। मुल्क की इकोनॉमी से लेके इसकी दिफा की भी खतरा बन गई है। पूरी बात तो सुने। दूसरी बात यह, एहसान का कोई सेनेट के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस वक्त हम लोग कह रहे थे कि अमेरिका को शिकस्त हो रही है अफगानिस्तान में, आप लोग सारे के सारे जो थे अमेरिका को फातेह करार दे रहे थे। उसके सामने ही आपके सियासतदान सर्वसजूद थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि एहसान का इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी जो आपने बात की अल जजीरा आप 2-3 दफा कह चुके हैं। मरियम नवाज साहबा ने कह दिया कि अल जजीरा ने कहा है कि बहुत बड़ा कामयाब, उसने तो कहा है फ्लॉप जलसा है। उसने कहा कि अपोजिशन ये कह रही है कि 50-55 हजार लोग हैं यहाँ, ये उसका नुमाइंदा कह रहा है जिस वक्त वो बीपर दे रहा था। और हम ये समझते हैं कि जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक ये जलसा कामयाब नहीं हुआ। ये आप जरा दोबारा क्लिप देखें या उस दिन की ट्रांसमिशन देखें। मरियम साहबा ने कह दिया, उसने किसी ने कह दिया और उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आप देखें तो सही, आपने अगर वो नशरियात देखी हूं तो अल जजीरा ने भी कामयाब करार नहीं दिया है जलसे को। लेकिन इन चीजों का तो ताल्लुक बिल्कुल सेनेट इलेक्शन से नहीं है। आपके इस्तीफा, आप हमें ये बताएं कि आप को यकीन है कि आप सिंध असेंबली तोड़ देंगे? एक बात।
और बलूचिस्तान असम्बली कैसे टूट जाएगी? अगर वजीर आला ना भी रहे, हुकूमत ना भी रहे, तो असम्बली मौजूद होगी। ये तो नहीं होगा कि अगर वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद भी पेश हो जाए तो वो जो अरकान असम्बली हैं वो भी असम्बली छोड़ के घर बैठ जाएंगे, वो तो वोट देंगे आके। तो हम ये बात कह रहे हैं कि तो जो हमारी गवर्नमेंट आई तो वो वैसी असम्बली को खत्म कर देंगे। तो इसका क्या मतलब? जब भी अगर इत्तेमाद आता है तो वजीर आला ने इत्तेमाद का वोट लेना होता है। आपके लीडरशिप ये कह दे कि यानी ज़रदारी साहब, बिलावल ये कह दें कि हम असम्बलियां खत्म कर देंगे। आज देखें कि आपके अंदर कितनी बड़ी बिलावल ने ये कहा है, बिलावल ने कहा है कि आप देखेंगे, उसने हुकूमत कहा है सब कुछ देंगे और आप लोग भी देखेंगे आने वाले दिनों में। चलें, ये आज पे देख रहे हैं, महीने 1.5 महीने बाद इसका माहौल कुछ और होगा। आप मेहरबानी करें कि अपने लीडरशिप से कहें कि हम असम्बलियां तोड़ देंगे, फिर आप अरकान असम्बली का रिएक्शन देखें। वो असम्बलियों में बैठने के लिए आए हैं, घर जाने के लिए नहीं आए। ये गलत फहमी आपकी मार्च में, फरवरी में दूर हो जाएगी कि आपके अंदर, पार्टीज के अंदर इतनी बड़ी एक टूट फूट होगी। उससे पहले बहुत दूर है। अच्छा, एक चीज मुझे अंदलीब अब्बास साहबा ये बताइए कि आपने क्या सोच रखा है, अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या करेगी हुकूमत? देखिए असद, पहले तो हम इनको बहुत देर से कह रहे हैं कि 31 जनवरी बहुत दूर है, आप अभी इस्तीफा दें। और ये क्या कि वाया बठिंडा पहले वो काना काछा जाएगा, फिर वो तीसरी जगह जाएगा। भाई सीधा आप स्पीकर को दें, कल दें, परसों इनके मंजूर हो जाएंगे। हम तो इनको कह रहे हैं दें। मसला पता क्या है, जो ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनका स्टेक ही नहीं है। मरियम नवाज की कोई स्टेक नहीं, कोई पोजीशन नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल आउट है। अचकजई साहब कुछ भी नहीं है उनका, कोई चांस उनका। और बाकी रह गए नवाज शरीफ साहब, वो बाहर बैठ के पिज्जा खा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इरशाद साहब को मिले हैं कि नहीं मिले, या इन्होंने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में, आजकल तो वहां बंद है शायद रेस्टोरेंट, लेकिन वो तो वहां बैठे बड़े मजे से कह रहे हैं कि मैं, मेरे बेटे, मेरी भाई की फैमिली, उसका दामाद, उसकी बेगम, सारे हम यहाँ बैठे हैं, तुम अपने बेटे और अपनी सारी फैमिलियों को, अवाम को कह रहे हैं कि कुर्बानियां दो, और वर्कर्स को भी कह रहे हैं कुर्बानियां दो। तो ये नहीं होता। लीडरशिप जो होती है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट होती है, वो आगे खड़ी होती है, पहली गोली वो खाती है, उसके बाद लोग खड़े होते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैंने 4 जलसे यहाँ किए हैं मीनारे पाकिस्तान, आपको पता है हर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैं थी। 30 अक्टूबर वाले जलसे में तो हमारे पास और कोई वो भी नहीं थे पॉलिटिशियंस बड़े वाले, हम ही थे सारा कुछ। और वो जलसे करना तभी पॉसिबल होता है जब आप वहां जिस तरह से मेहनत करते हैं, आपका एक मकसद होता है, अवाम आपसे रिलेट करती है, अवाम समझती है कि आपने कुर्बानियां दी है और उसको भी कुर्बानी देनी चाहिए। अवाम कभी भी नहीं उठती जब वो देखती है कि मफाद परस्त एक टोला है। जब वो इक्तदार होता है मुल्क में आ जाता है, जब इक्तदार नहीं होता हमेशा भाग जाते हैं। एक सरूर पैलेस भाग जाता है, एक सरे पैलेस भाग जाता है। तो ये इस तरह से करने से अब 5 लाख का मजमा आप इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, आप कीमे वाले नान, आप बिरयानी दे के मैक्सिमम को 10% एक मैदान भर सकते हैं, और आप गाड़ियां दे के 90% 80% लोग अगर खुद से ना आए, दुनिया का पैसा जो है वो कोई मैदान नहीं भर सकता। इनको एक बड़ा रिजेक्टेड, ये हमें सिलेक्टेड कहते हैं, खुद रिजेक्टेड है, इन पे ठप्पा लग गया है रिजेक्टेड का। हम इनको दावत देते हैं, आपके प्रोग्राम से मैं दावत देती हूं कि कल सारे इस्तीफे दें, हम परसों मंजूर करके तो दोबारा इंतखाबात करा दें। जी, अब फरीदी साहब, आप कल क्यों नहीं देते इस्तीफे? और फिर मार्च जो आपने फरवरी में मार्च करना है, वो जनवरी में मार्च क्यों नहीं करते? इन बेचारों का वही है, वो जो इनकी और लेडीज थी, बेचारी ने एक बात कर दी थी, उस बेचारी को जो है वो रोजाना लड़ती रहती थी। वो पंजाब से जो है मेंबर हैं, वो बेचारी ने एक ही बात की लीडरशिप के खिलाफ, वो आज तक की टीवी पे भी नहीं है, नजर भी नहीं आ रही। और ये मोहतरमा मेरी बहन कह रही है कि आज दें तो आज कबूल कर लेंगे। टीवी पे बात करना बहुत आसान है, ये इस तरह की बात है जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं इस मुल्क की इकोनॉमी को, मेरे साथ आइंस्टाइन का एक टीम बैठी हुई है और वो जो है इसको इस तरह कर देगी। फिर क्या हुआ? अंडा कट्टा
और उसके बाद खुदा माफ करे चीनी नहीं, का मगर हाल सवाल देख का लिया, जवाब तो देना अफरीदी उसके साहब आप। बाद हमने नहीं, उस्मा आटे का कारदार हाल का देख मामला लिया, और उसके है, बाद यहाँ पर कहा वो कि अपनी पार्टी कश्मीर की में एक बात, एक पोजीशन मिनट बता रहे हैं ना, उस्मा कारदार ने कहा कि पार्टी कश्मीर की की जलसे में वायलेशन की तकरीर थी की कानून की। कि मैं वापस आऊं तो मैं लीड करूंगा, बॉर्डर पे जाऊंगा। आज भी वो कश्मीरी इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे, लीड करेंगे, वो बॉर्डर पे जाएंगे। ये सब और बातें ये सही इसी हैं सर, तरह आप लीड कर रहे हैं ये जिस तरह आप पूरी ये कौम को हुकूमत लीड बड़ी कर नालायक रहे है। हैं। पूरी अफरीदी कौम साहब की इसने इकोनॉमी को लीड मईशत कर रहे को हैं, खराब कर बिल्कुल दिया, ठीक है। इसने पूरी सब कौम कुछ तबाह की कर दिया, तरक्की मगर को आप लीड कर इस्तीफे रहे हैं, नजर देने आ में रही है। देर क्यों कर पूरे रहे हैं? मुल्क की डॉलर को सवाल ये लीड कर रहे हैं, नजर आ रही है। पूरे मुल्क के सिस्टम को लीड कर रहे हैं, नजर आ रहा है। ये सब कुछ इस पाकिस्तान में नजर आ रहा है जो वो लीड कर रहे हैं। जो लीड नहीं कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान को खुदा के लिए छोड़। एक बात मैं मानता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सच बोली है, जो उसको कौम नहीं समझ सकी वो एक ही बात है कि मैं सुनामी हूं, सुनामी आ रही है। सुनामी ने तबाही मचाई थी, पाकिस्तान की तबाही हो गई, पूरी कौम उसको नहीं समझ सकी कि वाकई ये सुनामी है। अब मेरा सवाल ये था कि जो मार्च में आप, जब फरवरी में आपने मार्च करना है, वो जनवरी में क्यों नहीं कर साहब का रहे? जलसा हो जो गया। इस्तीफे आपने अगले हफ्ते देने, अगले महीने देने, वो अभी क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल था ना बुनियादी सर, अब इसी का जवाब दीजिएगा। हमारा हमारा हम अपने कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, आप आने वाले दिनों में देखते जाएं कि होता क्या है। ठीक। ये बात कि हम आज क्यों नहीं कर रहे, हम कल आर क्यों या नहीं पार कर रहे होगा हैं। आने वाले दिनों में। आपने शाह महमूद की कॉन्फ्रेंस सुनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने तो अपने ही प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद इन हाउस चेंज की बात की। उन्होंने तो इशारा खुद ही दे दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इन हाउस चेंज हो तो मतलब ये है कि ये तो आने वाले दिन, अगर हमारा जलसा नहीं था तो इलेक्शन नजदीक आगे लाने के लिए कोशिश क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्यों हो रही है? जलसे के बाद इस तरह पैनिक क्यों बन गया? इस तरह सारा सेनेट इलेक्शन के, ये वो पैनिक है जो इनको दिखा रहा है, इनका एटीट्यूड है वो दिखा रहा है कि ये घबराए हुए हैं। इनको पता है कि हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी है, ये फिल्म एंड हो चुकी है। अभी उसके लिए कुछ दिन ये बातें होती रही। आपको आने वाले दिनों में नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या। हाँ, एक चीज का इबाम जरूर है, वो मैं आपके चैनल पे कह सकता हूं कि एक जो 8-10 एजेंडे थे उसमें एक एजेंडा रहता है इसराइल का, वो रहता है। उससे आगे पीछे कुछ हो जाए 15-20 दिन, महीना, उसका नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी इनके ऊपर लाजिम है। वो तो इनको लाने में अपनी बड़ी इसराइल को तस्लीम करें। अगर इसराइल को तस्लीम करने का एक एजेंडा रहता है, उसके साथ थोड़ा बहुत सियासी कहां से आपको लगता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियरली कह दिया कि ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं है। तो जब हुकूमत ये कह रही है कोई इंटेंशन ही नहीं है, कि कौन सा उसको किया? अंडे आपके देसी अंडे 35 रुपए, दूसरे 23 रुपए। उन्होंने कौन सी बात की? ठीक है, आज मुल्क का क्या हाल है? आज और साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। हम इधर बैठ के चैनल पे कहते हैं लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बिजली का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते, घर का किराया नहीं दे सकते। हम ये शाम के टाइम पे प्रोग्राम पे ये कह दे कि कौम बड़ी खुश है, इनकलाब आ गया है और इमरान खान ने जो है 7 साल KPK में जो हाल किया, BRT का एक कॉलेज नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। जी औरिया साहब, जी अफरीदी साहब आपका पॉइंट आ गया, बस आ गया अफरीदी साहब आ गया पॉइंट। औरिया साहब जी, मेरा ख्याल है अफरीदी साहब का जलसा मुकम्मल हो गया, हम लोग को तालियां बजा लेनी चाहिए क्योंकि जलसा उन्होंने कर लिया। अब क्या हो गया? ऐसे ही होता है जब किसी बात का जवाब ना हो फिर वो जलसे की बातें लगती हैं। जी अरे हमारे पास आपकी बातों का जवाब है ही नहीं, हम क्या कह सकते? वैसे एक बात असदुल्ला साहब, ये वजाहत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जो है वो शेड्यूल के लिए नहीं जा रही कि इलेक्शन पहले करा लें या बाद में, वो जा रही है शो ऑफ हैंड के लिए जी, क्योंकि वो एक प्रोविजन है। और मेरा ख्याल ये है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है आइन की, वो ये है कि शो ऑफ हैंड के जरिए कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहां से भी रिजेक्ट होगी इनकी प्ली। वो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड्स तो ऐसे नाम चल गया, ये बेसिकली ओपन बैलेटिंग है, ये ओपन बैलेटिंग है तो नहीं हो सकती। सीक्रेट इलेक्शन जहां होगा वहां सीक्रेट बैलेट होगा, वहां सीक्रेट बैलेट के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ये इल्जाम लगाते हैं कि MPAs बिक जाते हैं तो फिर तो वोटर भी बिकते हैं, वोटर भी कीमे वाले नान पे जाके बिरयानी पे जाके वोट दे आते हैं, पैसे लेके वोट दे आते हैं। तो फिर वोटर को भी वो आप ओपन बैलेटिंग की इजाजत दें, फिर और बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। तो मेरा आर्टिकल 226 जी हाँ, ये अच्छा एक और पहलू भी है, ये जो खान साहब को शौक तो चढ़ा हुआ है ये शो ऑफ हैंड के जरिए हो, बात ये है
इस जो मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर एक अरकान असम्बली को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। सारे अरकान असम्बली जो हैं वो बेईमान, करप्ट या पैसा दे के वोट नहीं देते, वो ज़मीर के मुताबिक भी। इससे ये होगा कि लीडरशिप की जो डिक्टेटरशिप है मजीद मजबूत हो जाएगी। वो जिस स्मगलर को, मनशियात फरोश को, करप्ट को चाहे टिकट दे दें पैसे लेके, यानी टिकट बिकते हैं वो जायज है, आम आदमी वोट देता है पैसे लेके वो जायज है, लेकिन रुकन असम्बली को यह हक हासिल नहीं है कि वो ज़मीर के मुताबिक सेनेट के इलेक्शन में अपना वोट इस्तेमाल कर सके। तो ये डिक्टेटरशिप मजबूत होगी, इसलिए खान साहब को इससे पीछे आ जाना चाहिए। इससे करप्शन तो नहीं खत्म होगी, लेकिन और बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा होंगे और एक आईनी ऐसी शुरू होगी कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन हो सकते हैं। चलें, इसका जवाब मनदीप अब्बास साहबा से लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पसाते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मनदीप अब्बास साहब, शो ऑफ हैंड्स के हवाले से शाहद आरिफ साहब की राय पर सुनी, इत्तफाक कर रहे थे औरिया साहब भी। हुकूमत ये क्यों करना चाहती है, और अगर ऐसा है कि दिखाकर वोट डालना है और फिर हर बंदा अपनी ही पार्टी के बंदे को वोट डाले, तो फिर इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। फिर आप काउंट कर लें कि किसकी नुमाइंदगी कितनी बनती है, उतनी उतनी सीटें आप तकसीम कर लें, इलेक्शन की तो कतई जरूरत ही नहीं रहेगी। एक चीज मैं अगर पहले कह दूं, जरा उसका भी जवाब दे दें। देखें, ये जो पाबंदी लगाना चाह रहे हैं ना कि शो ऑफ हैंड के जरिए आप रुकन असम्बली पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि उसकी मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं ना। वैसे तो देखें, वोट देना जो है उस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसके तहत वोट पार्टी के खिलाफ सिर्फ बजट में देना जो है वो जुर्म है, अदरवाइज कोई जुर्म नहीं है। लेकिन बरफर्ज अगर ये फर्ज करते हैं, आप कहते हैं कि जनाब वाला हम उसकी मेंबरशिप खत्म, वो 10 करोड़ रुपया ले लेगा, मेंबरशिप खत्म कराएगा और जाके 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्च करके फिर आ जाएगा असेंबली में, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है ये कोई मुअस्सर इलाज नहीं है। जी इसका भी जवाब दे। जी देखिए, मैं तो लीगल चीजें इतनी नहीं, मैं नहीं लॉयर और मुझे इसका वो नहीं पता लीगैलिटीज का, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि हम 70 साल से सुनते आ रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और हर दफा हमें भी पता है, कई दफा आके आपके प्रोग्रामों में लोग कहते हैं कि 26 करोड़ 50 करोड़ की एक सीट बिकी, ये वो। और ये बहुत ही अनफेयर बात है कि आप उसकी जो जिस किस्म की सेनेट की कॉम्पोजिशन होती है फिर, और जिस तरह से सेनेट के फिर अब्यूज होता है वोट कंटिन्यूसली, उसके मुतालिक तमाम जमातों ने हर दफा ये कहा है। आम इंतखाबात में तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा होते हैं, करोड़ों वोट होते हैं, ये होते हैं 400-500 वोट होते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया जाता है हर सीट पे। मैं पिछली दफा जब ऑपोजिशन में थी तो मैंने भी सेनेट के इलेक्शन लड़े थे, और ठीक है, अल्लाह के फजल से बहुत मेरे ख्याल है मेरे हाईएस्ट वोट थे, लेकिन मैं चूंकि विमेन सीट पे थी तो इसलिए वो जो विमेन सीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने खुद देखा, और मैंने ये मैं मतलब मेरे पास कोई वो उस तरह से मैंने कोई एविडेंस तो नहीं लिया, लेकिन आई कुड सी कि किस तरह से सारी मैनिपुलेशन हो रही है। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सियासत से, जिनका पीछे क्या बैकग्राउंड है या क्या उन्होंने सेनेट में करना है, बिल्कुल किसी किस्म का वो नहीं होता। अब मकसद ये है कि इसको किसी तरह रोकना है। अब इसको रोकने का यही है कि जी आप इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। अब इसको ट्रांसपेरेंट करना है, शो ऑफ हैंड जैसे आपने कहा, वो तो एक क्लीशे सा है ना, लेकिन इसका प्रोसेस को ऐसे ट्रांसपेरेंट कर दें, चाहे वो ओपन बैलेट हो या जो भी हो, कि इसमें मिनिमाइज हो जाए लोगों को पैसे की बलबूते पे वोट दिलवाना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए हमने गाइडेंस मांगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में से कि जी शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में से कि जी ओपन बैलेट नहीं हो सकता। इंडिया में तरीकाकार अडॉप्ट किया गया, मुझे उसकी डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन वहां भी ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने कुछ किया है। अब आप कहने को रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन वो क्या है ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन शो ऑफ हैंड लेकिन हमने गाइडेंस ली है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रांसपेरेंसी आए, ताकि ये जो
मैं तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहती, मैं इसको डोंकी ट्रेडिंग कहती हूँ कि जिस किस्म का मयार फिर आता है सेनेट के अंदर। जी। सेनेट तो एक अपर हाउस है, सेनेट का तो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बिल्कुल सही होना चाहिए जी। और जिस किस्म का हमारा, और सेनेट बिल्कुल इरेलेवेंट सा हमारा हो गया हुआ है, बिकॉज उसके अंदर जो भी आती है वो सिर्फ ये होती है कि जी हर दफा जब वोटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं तो कितने लोग उधर जाएंगे, हॉर्स ट्रेड होंगे, कितने इधर ट्रेड होंगे, और इन दी एंड यू नो बहुत ही उसका रेप्यूटेशन, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी मुतासिर हो जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक और चीज सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कानून से साजी आएगी कि अपोजिशन की चीखें निकल जाएंगी, नई सेनेट जो मुंतखब होगी वो करेगी। क्या कहा था उन्होंने, सुन लीजिए। इमरान खान सेनेट में अक्सरियत हासिल कर गया तो फिर याद रखना इस कानून में वो सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट और मनी लॉन्डर के खिलाफ वो ऐसे कानून लाएगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इस हकदार को ला सके, अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। ये इसलिए डर रहे हैं अब्बास आफरीदी साहब आप सेनेट के इलेक्शन से कि फिर चीखें निकलने वाली हैं, ऐसी कानून साजी आएगी? वैसे मेरे एक भाई ने सही बात की कि ओपन जब आप वोट दिखा रहे, ऐसे करे पूरे पाकिस्तान का जो वोट है ना अवाम का, उसको भी ओपन ही कर दें कि जो वोट डाले दिखा के डालो, किधर डालना है, कैसे डालना है। एक इलेक्शन कोफ वाला साइड पे बैठा होगा, शरीफ आदमी अपने हक पे कोई फैसला भी नहीं कर सकेगा, हर कोई उसको दिखा के ही वोट डालेगा। क्या जरूरत है कि कोई छुपा के अपने जमीर के मुताबिक वोट डाले? हम कहते हैं हमेशा धांधली हो गई। नहीं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए अब्बास आफरीदी साहब कि मरियम नवाज साहब शो ऑफ हैंड्स की मुखालिफ नहीं है, और कोई वो इसकी हामी है, वो इसकी हामी है, वो कह रही है कि शो ऑफ हैंड्स की मैं हामी हूं। अगर मेंबर ऑफ सेनेट, अगर सेनेट मेंबर अपने हक का वोट इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो लोग उसको मुंतखब करते हैं उसका वोट खुफिया है, वो भी खुफिया नहीं रहना चाहिए, उसको भी ओपन कर दें कि दिखा के दिया करे कि मसला ही खत्म हो जाए कि जी ये है, ये मैंने ठप्पा लगाया, ये फलाना है, ये इमरान खान है, ये जरदारी है, नवाज शरीफ। अगर नहीं है, जो तकड़े होंगे वो अपना वोट ले लेंगे, जो नहीं ले सकेंगे शरीफ लोग बाहर बैठ जाएंगे हमारी तरह। बहुत शुक्रिया शाह साहब और तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।